मुझे सिग्नल पर वो मिलता है जो बीवी अपने मर्द को देती है। अच्छा, तुम इस जरूरत की बात कर रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज रात को तुम मेरे पास आ जाना, मैं पूरी कर दूंगी। मैडम, आपने बुलाया था, मैं आ गया हूं। आप जल्दी से मेरी जरूरत पूरी करें। इतना जल्दी आपको क्या है? अभी तो पूरी रात है हमारे पास। पहले मुझे यह बताओ, आप कुछ कर भी सकते हो या नहीं? मैडम, आप मुझे एक बार मौका दें, फिर तुम सब कुछ अपना मुझे दे दोगी। अब तो हर रात ऐसे ही रंगीन होगी। आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। एसपी काव्या सिंह के शौहर को मरे हुए 2 साल हो गए थे। एसपी मैडम चौराहे पर एक फकीर को रोज खैरात दिया करती थी। एक दिन फकीर ने मैडम से कहा, आप मुझसे निकाह कर लें। फिर मैडम ने उस फकीर के साथ जो किया, लेकिन दोस्तों कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी वहां जाकर खत्म होगी जहां आप सोच भी नहीं सकते कि दरअसल कहानी में फकीर ही निकला एसपी मैडम का। शहर के सबसे मशगूल चौराहे पर, जहां ट्रैफिक का शोर और हॉर्न की आवाजें हर लम्हा गूंजती रहती थीं, एक सिग्नल था। उस सिग्नल पर हर सुबह एक खास मंजर देखने को मिलता था। एसपी काव्या सिंह, जिन्हें सब एसपी मैडम के नाम से जानते थे, अपनी सफेद गाड़ी से उतरती थीं और सिग्नल के पास बैठे एक फकीर को कुछ पैसे देती थी। यह उनकी रोज की आदत थी। फकीर, जिसका चेहरा मैला कुचला था और जिसके कपड़े फटे पुराने थे, हर बार पैसे लेते वक्त सिर्फ सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करता था। काव्या उसे देखकर मुस्कुराती और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर थाने की तरफ निकल जाती थी। काव्या एक तेज, निडर और ईमानदार पुलिस अफसर थी। 2 साल पहले उनके शौहर आदित्य प्रताप, जो खुद एक कारोबारी शख्स थे, एक रहस्यमय हादसे में जानहक हो गए थे। उनकी मौत ने काव्या को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपने काम में डुबो दिया था। फिर भी हर सुबह उस फकीर को पैसे देना उनके लिए एक अजीब सी राहत का सबब बन गया था। शायद उस फकीर की उदास आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता था जो उन्हें उनके माजी से जोड़ देता था। एक दिन बारिश की हल्की बुहारों के बीच काव्या ने हमेशा की तरह फकीर को पैसे दिए, लेकिन उस दिन फकीर ने कुछ ऐसा कहा जिसने काव्या को चौंका दिया। उसने धीमी और सख्त आवाज में कहा, मैडम, आप मुझसे निकाह कर लें। काव्या एक पल के लिए ठिठक गई। उन्होंने फकीर की तरफ देखा, जैसे जानना चाहती हूं कि वह मजाक कर रहा है या यह उसकी मायूसी की इंतहा थी। काव्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो कुछ और पैसे और जाकर कुछ खा लो। लेकिन फकीर ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ काव्या को गहरी नजरों से देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। काव्या उस दिन थाने तो पहुंच गई, लेकिन उनका जहन उसी बात में उलझा रहा। फकीर की बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार आदित्य की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने सोचा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, वह तो बस एक फकीर है। अगले दिन काव्या ने फिर फकीर को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया। इस बार उसने कहा, मैडम, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आप मुझे एक मौका दें। काव्या को गुस्सा आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। अपनी हद में रहो। लेकिन फकीर ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैडम, मैं जानता हूं आपको लगता है कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। काव्या को उसकी बातों में कुछ अजीब सा भरोसा महसूस हुआ। उन्होंने उसे एक लंबी नजर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। फकीर ने कहा, मैडम, शहर में एक बड़ा जुर्म होने वाला है, मैं आपको उसकी खबर दे सकता हूं। काव्या को हंसी आ गई। एक फकीर और जुर्म की खबर, लेकिन उनकी पुलिस वाली फितरत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या खबर है। फकीर ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने सिग्नल के पास एक फैक्ट्री में कुछ लोगों को हथियारों के साथ देखा। वह कुछ बड़ा मंसूबा बना रहे हैं। उसने जगह और कुछ लोगों के हुलिये का भी जिक्र किया। काव्या ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी अपने एक जूनियर अफसर को उस जगह की तहकीकात के लिए भेज दिया। अगले दिन जूनियर अफसर ने काव्या को बताया कि फैक्ट्री में वाकई कुछ मशकूक सरगर्मियां थीं। पुलिस ने छापा मारा और वहां से गैरकानूनी हथियारों की एक बड़ी मात्रा बरामद की। काव्या हैरान थी, एक फकीर ने इतनी सही जानकारी कैसे दी। उन्होंने अगले दिन सिग्नल पर फकीर से बात करने का फैसला किया। जब वह सिग्नल पर पहुंची, फकीर वहीं बैठा था। काव्या ने उससे पूछा, तुमने वह जानकारी कैसे दी? तुम असल में हो कौन? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैडम, मैं वही हूं जो दिखाई देता हूं, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूं। उसकी बातों में एक राज्य था जो काव्या को और ज्यादा मुतजस्सिस कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में फकीर ने काव्या को कई छोटे बड़े जुर्मों की खबरें दी और हर बार उसकी जानकारी सही साबित हुई। अब काव्या उसे सिर्फ एक फकीर नहीं समझती थी, वह समझ चुकी थी कि इस शख्स के पीछे कोई बड़ा राज्य है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि जल्दबाजी में उससे सवाल करना ठीक नहीं होगा। वक्त के साथ काव्या और फकीर के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। अब काव्या उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उससे गुफ्तगू करती थी। फकीर कभी कभी ऐसी बातें करता जो काव्या को आदित्य की याद दिला देती। जैसे एक दिन उसने कहा, मैडम, आपको याद है, आप कहती थी कि बारिश में चाय पीने का मजा ही अलग होता है। काव्या चौंक गई। यह बात उन्होंने सिर्फ आदित्य से कही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हंसकर बात को टाल दिया। एक रात जब काव्या थाने से देर से घर लौट रही थी, उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बारिश तेज थी और सड़क सुनसान। तभी फकीर वहां जाहिर हुआ, जैसे उसे पहले से पता हो कि काव्या को मदद चाहिए। उसने गाड़ी ठीक करने में उनकी मदद की और कहा, मैडम, आप इतनी रात को अकेली बाहर मत निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र थी। उस रात काव्या ने फकीर से कहा कि वो उसके साथ घर चले। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन काव्या के जोर देने पर मान गया। घर पहुंचकर काव्या ने उसे खाना दिया। खाना खाते हुए फकीर ने कहा, मैडम, यह खाना, यह जायका मुझे बहुत पुरानी याद दिलाता है। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन काव्या ने अपने एक पुराने दोस्त और फॉरेंसिक माहिर आर्यन को बुलाया। उन्होंने आर्यन को फकीर की एक तस्वीर दिखाई जो उन्होंने चुपके से खींची थी। आर्यन ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, काव्या, इस आदमी का चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। काव्या ने आर्यन से कहा कि वह फकीर के कुछ नमूने हासिल करें, जैसे उसके कपड़े या कोई ऐसी चीज जिससे डीएनए टेस्ट किया जा सके। लेकिन काव्या उलझन में थी। वह नहीं चाहती थी कि फकीर को शक हो कि वह उस पर शक कर रही है। फिर भी उन्होंने एक मंसूबा बना लिया। एक दिन काव्या ने फकीर को अपने घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नई शुरुआत देना चाहती हूं, तुम यहां मेरे साथ रह सकते हो। फकीर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर मान गया। काव्या ने सोचा कि अगर वह फकीर को करीब रखेंगी तो शायद उसका राज खुल सके। काव्या के घर फकीर का आना अब कोई अजीब बात नहीं रही थी। उसने अपना नाम राघव बताया था। काव्या ने उसे घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा दे दिया जहां वह रह सकता था। राघव ने पहले बहुत इनकार किया, लेकिन काव्या की जिद के आगे झुकना पड़ा। काव्या का मकसद सिर्फ राघव की मदद करना नहीं था। वो यह भी समझना चाहती थी कि यह आदमी जो सड़कों पर भटकता है, इतनी सही जानकारी कैसे देता है। उसकी बातों में, उसके तौर तरीकों में कुछ ऐसा था जो काव्या को बार बार आदित्य की याद दिला देता था, लेकिन वह इस ख्याल को बार बार झटक देती थी। आदित्य तो मर चुका है, वह खुद से कहती थी। अब राघव काव्या के घर में रहने लगा था, लेकिन वह दिन भर बाहर ही रहता। वो सिग्नल पर जाता, अपने पुराने अंदाज में लोगों से भीख मांगता और शाम को चुपचाप लौट आता। काव्या ने उससे कई बार पूछा, राघव, तुम अब भी सिग्नल पर क्यों जाते हो? मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकती हूं। लेकिन राघव हर बार मुस्कुराकर कहता, मैडम, सिग्नल मेरी दुनिया है। वहां मुझे सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। एक दिन काव्या को थाने से एक फौरी कॉल आई। शहर के बड़े कारोबारी रणवीर खन्ना की फैक्ट्री में आग लग गई थी। यह वही फैक्ट्री थी जहां कुछ हफ्ते पहले राघव की जानकारी पर पुलिस ने छापा मारा था। काव्या फौरन मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था, लेकिन वहां कुछ ऐसा मिला जिसने काव्या को चौंका दिया। आग में बचे हुए कागजात के बीच एक पुरानी तस्वीर मिली, एक ऐसे आदमी की जो काव्या के शौहर आदित्य से हूबहू मिलती थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, आदित्य 2018 खन्ना इंडस्ट्रीज। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर को अपने बैग में रख लिया और थाने वापस चली आई। उस रात वह सो नहीं सकी। क्या यह वाकई आदित्य था? लेकिन यह कैसे मुमकिन था? आदित्य की मौत तो एक कार हादसे में हुई थी। पुलिस ने उसकी लाश की पहचान की थी। फिर यह तस्वीर यहां कैसे पहुंची और रणवीर खन्ना का उससे क्या ताल्लुक हो सकता था?
अगले दिन काव्या ने राघव से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वो सिग्नल पर नहीं था। काव्या ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। काव्या को फिक्र होने लगी, क्या राघव को कुछ हो गया था या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से उसे छुपना पड़ा। शाम को जब काव्या घर लौटी, राघव उनके घर के बाहर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। काव्या ने उससे पूछा, राघव तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। राघव ने धीमी आवाज में कहा, मैडम मुझे कुछ काम था, आप फिक्र ना करें। काव्या ने उससे तस्वीर के बारे में पूछने का इरादा किया, लेकिन फिर रुक गई। उन्हें लगा कि राघव अभी कुछ छुपा रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, राघव तुम रणवीर खन्ना को जानते हो? राघव ने एक पल के लिए काव्या की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका लीं। मैडम इस शहर में कौन किसे नहीं जानता, वो बहुत बड़ा आदमी है। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने काव्या को और ज्यादा शक में डाल दिया। अगले कुछ दिनों में काव्या ने रणवीर खन्ना की फैक्ट्री में लगी आग की तहकीकात शुरू की। उन्हें पता चला कि यह आग महज एक हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर यह आग लगाई थी, और जो सबूत मिले वे सब एक रहस्यमयी शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे रात के वक्त फैक्ट्री में देखा गया था। काव्या ने अपने खुफिया इंस्पेक्टर राजवीर को राघव पर नजर रखने को कहा। राजवीर ने बताया कि राघव हर रात चौराहे के करीब एक पुराने खंडार में जाता है, जहां वो कुछ लोगों से मिलता है। काव्या खुद उस खंडार में पहुंची। वहां उन्हें कुछ पुराने कागजात मिले जिनमें खन्ना इंडस्ट्रीज के कुछ गैर कानूनी सौदों का जिक्र था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज एक पुराना खत था जिसमें आदित्य का नाम लिखा था। खत में लिखा था, आदित्य तुम्हें सच छुपाना होगा, रणवीर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। काव्या का दिमाग सुन्न हो गया। क्या आदित्य वाकई जिंदा है या यह किसी और साजिश का हिस्सा है? उसने फैसला किया कि अब वह रणवीर खन्ना से आमने सामने बात करेगी, लेकिन उससे पहले उसे राघव से सच उगलवाना होगा। उसी रात काव्या ने राघव को अपने घर बुलाया। उन्होंने आदित्य की तस्वीर उसके सामने रखी और सख्त लहजे में पूछा, यह कौन है राघव, और तुम दरअसल हो कौन? राघव ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उसने कहा, मैडम कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका कभी नुकसान नहीं चाहूंगा। काव्या को गुस्सा आ गया। उसने कहा, राघव अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी। लेकिन राघव सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मैडम अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगी तो वह सच कभी सामने नहीं आएगा जिसे आप तलाश कर रही हैं। उसी रात राघव ने काव्या को एक और अहम जानकारी दी। रणवीर खन्ना के दफ्तर में एक खुफिया तहखाना है, जहां वह अपने सारे गैर कानूनी दस्तावेज छुपा कर रखता है। काव्या ने फौरन अपनी टीम को तैयार किया और वहां छापा मारा। तहखाने में उन्हें कई अहम सबूत मिले, हथियारों की स्मगलिंग, काले धन को सफेद करने की कार्रवाइयां और कुछ ऐसे कागजात जिनमें आदित्य का नाम बार बार लिखा हुआ था। छापे के बाद रणवीर खन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन काव्या का दिल अब भी उलझन में था। राघव अब और भी रहस्यमय हो गया था। वो कभी कभी रात को गायब हो जाता और सुबह ऐसे लौटता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काव्या ने अपने फॉरेंसिक दोस्त आर्यन को राघव का डीएनए टेस्ट करने के लिए कुछ नमूने दिए, लेकिन नतीजे आने में वक्त लगने वाला था। फिर एक दिन काव्या को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक भारी और सख्त आवाज थी, एसपी मैडम अब बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। राघव को छोड़ दो, वरना कॉल कट गई। अब काव्या को यकीन हो गया था कि राघव कोई आम भिखारी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। उनका दिल और दिमाग राघव के राज में उलझ चुके थे। हर रात वह सोचती, राघव आखिर कौन है? उसकी बातों में, उसके अंदाज में वो क्या है जो मुझे बार बार आदित्य की याद दिलाता है? लेकिन उन्हें अंदाजा था कि राघव का सच इतनी आसानी से सामने नहीं आएगा। दूसरी तरफ राघव, जो अब काव्या के घर में रहता था, पहले से भी ज्यादा रहस्यमय बन गया था। वो दिन में चौराहे पर जाता, लोगों से भीख मांगता और रात को चुपचाप वापस आ जाता। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसे किसी बड़े सवाल का जवाब मिल चुका हो। दरअसल राघव असल में काव्या का शौहर आदित्य था, जो 2 साल पहले एक हादसे में मरा नहीं था। वो हादसा दरअसल एक गहरी साजिश थी जिसे बड़ी चालाकी से अंजाम दिया गया था। राघव को फौरन अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी।
यह अल्फाज सुनकर काव्या ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जो भी हो, मुझसे बात करने की जरूरत मत करना। मैं डरने वाली नहीं हूं। लेकिन कॉल फौरन कट गई। काव्या ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और उस नंबर को ट्रेस करने का हुक्म दिया। ट्रेसिंग से पता चला कि कॉल एक पुरानी फैक्ट्री से की गई थी जो रणवीर खन्ना की कंपनी के नाम पर रजिस्टर थी। काव्या को यकीन हो गया कि रणवीर की गिरफ्तारी के बावजूद उसका नेटवर्क अब भी सक्रिय है और राघव शायद वह भी इस जाल का एक अहम हिस्सा है। इधर आदित्य, जो अब राघव के रूप में जिंदगी जी रहा था, अच्छी तरह जानता था कि उसका असली दुश्मन अभी तक आजाद है। चौराहे पर भिखारी बनकर उसने जो जानकारियां जमा की थीं, उनसे उसे पता चल चुका था कि रणवीर खन्ना महज एक मोहरा था। असली साजिश किसी और की थी, कोई ऐसा जो आदित्य के कारोबार और जिंदगी को तबाह करना चाहता था, और अब वही शख्स काव्या को निशाना बना रहा था। आदित्य ने फैसला किया कि वह काव्या को अभी सच नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान को और ज्यादा खतरा हो सकता था। लेकिन वह यह भी जानता था कि वक्त जाया करने की गुंजाइश नहीं है। उसने काव्या को एक और सूचना दी। शहर के साहिली इलाके में एक पुराना कारखाना है, जहां रणवीर के आदमी एक बड़ा हथियारों का सौदा करने वाले हैं। काव्या ने फौरन अपनी टीम के साथ छापा मारा। कई गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक बार फिर राघव की जानकारी सही साबित हुई। लेकिन इस बार कुछ नया खुलासा हुआ। एक गुंडे ने बताया, इस सौदे का असली सरगना एक बहुत बड़ा आदमी है जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन उसे राघव के बारे में सब पता है। यह सुनकर काव्या चौंक गई। क्या राघव वाकई खतरे में है, या वो खुद इस साजिश का हिस्सा है? काव्या के दिल में टकराव पैदा हो चुका था। एक तरफ वह राघव पर भरोसा करना चाहती थी, क्योंकि उसी की मदद से कई बड़े जुर्म रोके गए थे। दूसरी तरफ उसका बार बार गायब होना और रहस्यमयी रवैया उस पर शक पैदा कर रहा था। उसने अपने फॉरेंसिक माहिर दोस्त आर्यन को फोन किया और पूछा, डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? आर्यन ने जवाब दिया, नतीजे 2 दिन में आ जाएंगे। काव्या ने सोचा, शायद यही रिपोर्ट राघव की असलियत से पर्दा उठाएगी। उसी रात जब काव्या घर लौटी, राघव वहां नहीं था। मेज पर सिर्फ एक छोटा सा नोट पड़ा था। मैडम, मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा। फिक्र मत करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। आप महफूज रहें। काव्या का दिल डूबने लगा। उसे लगा कि राघव एक बार फिर किसी खतरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब वह और इंतजार करने को तैयार नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह खुद राघव का पीछा करेगी। सच का पता लगाने का वक्त आ चुका था। काव्या ने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर राजवीर को बुलाया और राघव का पीछा करने का मंसूबा बनाया। राजवीर ने बताया कि राघव को आखिरी बार शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने कारखाने के करीब देखा गया था, जहां रात की तारीकी और सन्नाटा उस कारखाने को और भी भयावह बना रहा था। काव्या ने खामोशी से कारखाने के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। अंदर का मंजर देखकर वह चौंक गई। राघव एक पुराने मेज के पास खड़ा था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसे काव्या तुरंत पहचान गई। विशाल खन्ना, रणवीर खन्ना का भाई। विशाल को पुलिस ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि वह हमेशा अपने ताकतवर भाई की छाया में दबा रहता था, मगर इस समय वह राघव पर गुस्से से बरस रहा था। काव्या ने छिपकर उनकी बातें सुनी। विशाल चीख रहा था, तुमने मेरे भाई को जेल भेजा और अब मेरे सारी योजनाएं बर्बाद कर दी। आखिर तुम हो कौन? तुम्हें यह सब कैसे पता चला? राघव ने शांत आवाज में जवाब दिया, विशाल, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मगर तुम भूल गए कि मैं आदित्य प्रताप हूं। मैं जिंदा हूं और अब तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूं। काव्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आदित्य प्रताप, उसका पति, वह तो मर चुका था, मगर राघव की आवाज, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ अब साफ हो रहा था। काव्या का दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या राघव वाकई आदित्य है? राघव यानी आदित्य ने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, खुशी, दुख और सुकून का मिश्रण। उसने धीरे से कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मगर पहले सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। विशाल ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और जेब से बंदूक निकालने लगा, मगर काव्या ने तुरंत गोली चलाई। गोली सीधे उसके हाथ पर लगी और वह बंदूक उसके हाथ से छूट गई। विशाल दर्द से कराता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। काव्या ने तुरंत अपनी टीम को अंदर बुलाया, जो बाहर इंतजार कर रही थी। विशाल को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। अब कारखाने में सिर्फ काव्या और आदित्य बचे थे। काव्या ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो बोली, तुम जिंदा थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने 2 साल तक तुम्हारे लिए आंसू बहाए। आदित्य आदित्य ने नरमी से कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। मुझे शक था कि मेरी मौत की साजिश में तुम भी शामिल हो। फिर उसने पूरी कहानी बयान की कि कैसे विशाल खन्ना ने उसके बिजनेस पर कब्जा करने के लिए उसे मारने की साजिश की थी। कैसे उसने नशा देकर आदित्य की कार का हादसा करवाया, मगर आदित्य चमत्कारिक रूप से बच गया। फिर उसने अपनी मौत का यकीन दिलाकर भिखारी का रूप धारण किया ताकि सच्चाई पता लग सके। चौराहे पर बैठकर उसने शहर की हर हलचल पर नजर रखी और जब उसने काव्या को करीब से देखा तब उसे यकीन हो गया कि वह बेगुनाह है। काव्या की आंखों से आंसू थमे नहीं। उसने आदित्य को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। आदित्य ने उसे मजबूत से गले लगाया और कहा, काव्या, अब मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मगर पहले हमें विशाल और उसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में काव्या और आदित्य ने मिलकर विशाल के पूरे गैर कानूनी नेटवर्क को तबाह कर दिया। आदित्य ने दुनिया के सामने अपनी असली पहचान दिखाई और काव्या के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की।